इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल। सबसे पहले मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ ड्रॉ करता हूं। इस ग्राफ के वर्टिकल एक्सिस पे हम प्राइस लेवल मेजर करते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आउटपुट, या फिर आप बोल सकते हो रियल जीडीपी। ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और यहां पे हम अपवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। जनरली शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है। अब हम क्या करते हैं कि एक रियल वर्ल्ड डेटा लेते हैं, जैसे कि ये यहां पे जो डेटा है ये यूएसए का डेटा है। इसके वर्टिकल एक्सिस पे हम रियल जीडीपी फिगर्स मेजर कर रहे हैं इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, ये जीडीपी फिगर्स है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम पीरियड मेंशन किया है। ये जो डेटा है ये 89 से लेके 2014 तक का डेटा है, यानी कि ये 25 इयर्स का डेटा है। और यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स के बारे में डेटा है। पहला वेरिएबल जो है वो है पोटेंशियल आउटपुट। अब ये पोटेंशियल आउटपुट क्या है? इट इज नथिंग बट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि यूएस इकोनॉमी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे ऑपरेट करती तो उसका आउटपुट इस ब्राउन लाइन पे होता, ठीक है। और उसके बाद दूसरा वेरिएबल जो है वो है एक्चुअल एग्रीगेट आउटपुट, यानी कि एक्चुअल जीडीपी। ये जो एक्चुअल जीडीपी है इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि अगर हम ये ग्राफ देखें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, तो गिवन दिस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का वी गेट आवर एक्चुअल जीडीपी हियर वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो एक्चुअल जीडीपी जो है वो डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का के पोजीशन पे। अब हम क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर ईयर लेते हैं एज ए एग्जांपल। तो हम ये 2009 ईयर लेते हैं। 2009 में एक्चुअल जीडीपी क्या था? वो होगा यहाँ पे विच इज अप्रोक्सीमेटली 14 ट्रिलियन डॉलर्स। राउंड फिगर लेते हैं, ठीक है, ये 14 ट्रिलियन डॉलर्स है। और जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे उसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 15 ट्रिलियन डॉलर। अब मैं ये डेटा अपने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये जो आउटपुट है इट इज एक्चुअल आउटपुट विच इज 14 ट्रिलियन डॉलर एंड पोटेंशियल आउटपुट इज 15 ट्रिलियन डॉलर। अभी 15 ट्रिलियन डॉलर जो है वो 14 से ज्यादा है, यानी कि इस डायरेक्शन में रहेंगे। तो यहाँ पे आएंगे 15 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, या फिर आप बोल सकते हो पोटेंशियल आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 2009 का ग्राफ है, क्योंकि हम 2009 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इस ग्राफ पे। अब क्या करते हैं कि हम दूसरा केस लेते हैं। कौन सा केस? जहां पे इसके एग्जैक्टली रिवर्स केस है। यहां पे क्या, कौन सा केस है? यहां पे एक्चुअल जो है, एक सेकंड में कलर चेंज करता हूं। इस केस में क्या है, एक्चुअल इज लेस देन पोटेंशियल, है ना। एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल। अभी मैं उसका उल्टा केस लेता हूं, जैसे कि यहां पे क्या केस है, मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पे केस है एक्चुअल आउटपुट एक्सीड्स पोटेंशियल आउटपुट। अभी इसको मैं ग्राफ दूसरे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूं। इसके लिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। हमेशा की तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड, अपवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। इसको यानी कि एक्चुअल आउटपुट, और जो पोटेंशियल है वो एक्चुअल से कम है तो लेफ्ट में आएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ YF, ठीक है। ये हमेशा की तरह एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस लेवल और आउटपुट, ठीक है। ये हमारा वो कौन सा ग्राफ है? ये 2000 की सीनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये कौन सा सीनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहा है? ईयर 2000। ईयर 2000 में क्या हो रहा था? एक्चुअल आउटपुट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल आउटपुट।
तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों सिनेरियोज को कंपेयर करते हैं। इस वाले सिनेरियो को नाम बोलते हैं हम सिनेरियो बी, और इस वाले सिनेरियो को बोलते हैं सिनेरियो ए। ठीक है, तो सिनेरियो ए में जो है ना, देखो इकोनॉमी जो है बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। समझो यूएसए का जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, यूएसए का जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज 5%, कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे एज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट है और वो 5% है। तो यहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा दैट विल बी 5%। इसके लेफ्ट में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा वो 5% से ज्यादा रहेगा, समझो वो है 7%। अभी ज्यादा क्यों है? काफी सिंपल है इसका रीजन, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपका आउटपुट कम हो रहा है तो आपको कम लेबर लगेगा, यानी कि ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, तो इस केस में सिनेरियो ए में जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, ये सिनेरियो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, खराब है, तो मैं क्रॉस कर रहा हूं, इसको क्रॉस लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, अब वही चीज यहां पे देखो, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगी तो यहाँ पे ऑपरेट करेगी, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% रहेगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 5% है। तो इस डायरेक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। अब वो 4% भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है कि कम फिगर लिखनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 4% लिख देता हूँ। 4% 5% से कम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिनेरियो अच्छा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो अच्छा है, इसलिए मैं टिक कर देता हूं। ठीक है, खराब रहेगा तो क्रॉस कर दूंगा, जैसे कि यहां पे किया। तो एक बात तो क्लियर है, सिनेरियो ए जो है यानी कि 2009 वाला केस, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही है कंपेयर टू सिनेरियो बी। अब हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करें और इन्फ्लेशन के बारे में इन दोनों सिनेरियोज को कंपेयर करते हैं। ये जो सिनेरियो ए है यानी 2009 के केस में, यहां पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑपरेट कर रही है। इसका इफेक्ट ये होगा कि इकोनॉमी में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट होगा। क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है तो वेजेस क्या होंगे, ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, हो सकता है कि वो कम हो जाए, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और उससे इन्फ्लेशन रेट कम होगा। तो इन्फ्लेशन के केस में सिनेरियो ए जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, यानी कि 2000, और वही हुआ था 2009 में, प्राइस लेवल बहुत जल्दी गिर गया था, यानी कि इन्फ्लेशन रेट बहुत नीचे गिर गया था बिकॉज ऑफ रिसेशन। अब सिनेरियो बी देखते हैं। सिनेरियो बी में क्या होगा कि इकोनॉमी जो है अबव फुल एम्प्लॉयमेंट ऑपरेट कर रही है, उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम होगा। इसका मतलब क्या है कि बहुत लोगों के पास ऑलरेडी जॉब्स है, तो लेबर की अवेलेबिलिटी कम रहेगी, इससे वेजेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और उससे फर्म्स की कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और उससे प्राइस लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिनेरियो बी में होता क्या है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ना चालू हो जाता है, यानी कि इस साल अगर 4% है तो नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन, समझो इस साल 4% है तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि 5% हो जाए, फिर बाद में 6-7% हो जाए। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ना, जब इकोनॉमी अबव फुल एम्प्लॉयमेंट रेट रहती है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का रिस्क रहता है, इन्फ्लेशन हर साल बढ़ने लगता है। ठीक है, वही सिनेरियो ए में हमने देखा इन्फ्लेशन अच्छा है तो यहां पे इन्फ्लेशन बुरा है। ठीक है, तो देखो दोनों सिनेरियो में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बुरी बातें हैं। ठीक है, लेकिन दोनों सिनेरियो में से कोई भी आइडियल सिनेरियो नहीं है। आइडियल यानी कि आदर्श, ये कुछ आदर्श सिचुएशन नहीं है और ये भी कोई आदर्श सिचुएशन नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा है ना आदर्श सिचुएशन की तरफ जाते हैं।
मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है, हो सकता है कि मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आइडियल इसका इंग्लिश वर्ड है आइडियल या ऑप्टिमम। ये बुक्स में नॉर्मली यूज नहीं होता वर्ड, लेकिन मैं ऐसे ही खुद से यूज कर रहा हूँ, आइडियल या ऑप्टिमम सिचुएशन, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो ये डिजायरेबल सिचुएशन, ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। क्या सिचुएशन? डिजायरेबल मतलब लोगों को चाहिए ये चीजें, कौन सी चीजें, यानी कि पॉलिसी मेकर्स को, कि इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करे। अभी देखो ये जो ईयर्स है, देखो 2004 के आसपास है, 2007-8 के आसपास, तो ये जो 3-4 साल है ना, यहाँ पे देखो एक्चुअल आउटपुट जो है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो ये बहुत ही डिजायरेबल सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है दैट इज इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी जीरो नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव फिगर ही होता है, और वो हर कंट्री का अलग अलग होता है। यूएसए में बोला जाता है कि 5% इज एक्सेप्टेबल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 4-5%। तो जो जब इकोनॉमी यहाँ पे ऑपरेट करेगी ना, इस ब्राउन लाइन पे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कंट्रोल में रहेगा और इन्फ्लेशन रेट भी स्टेबल रहेगा। तो इसकी वजह से ये आइडियल या आदर्श सिचुएशन है, डिजायरेबल सिचुएशन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या पॉलिसी एक्शंस है, क्या पॉलिसी मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाए, यानी कि इस ब्लू लाइन से इस ब्राउन लाइन पे आ जाए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। यानी कि ब्राउन लाइन पे किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को लेके जाए, क्योंकि उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल होता है, इन्फ्लेशन रेट भी स्टेबल होता है।